Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, today we'll start digoxin. So let's read about digoxin. Digoxin is also known as cardiac glycoside और digitalis. इसके दो नाम होते हैं, या तो cardiac glycoside बोला जाता है तो digitalis बोला जाता है. जनरल नेम digoxin है इसका. We talk about the mechanism of action. क्या एक्शन मैकेनिज्म होता है इसका? तो भैया ये एक आइनोट्रोपिक ड्रग है, अपन ने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि एक आइनोट्रोपिक ड्रग होती है. उसके बाद ये आइनोट्रोपिक ड्रग करेगी तो क्या कर रही है? फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा रही है. फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा रही है. देन बढ़ा कैसे रही है और क्यों बढ़ा रही है? तो देखो जरा, तुमको यहाँ एक डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ. ये ब्लड के अंदर पोटेशियम है और सोडियम. तुम्हारे सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? सोडियम. ठीक है, क्योंकि वेसल्स में, प्लाज्मा में सोडियम ज्यादा होगा, और जो तुम्हारा वो है सेल है, मायोकार्डियम जो है, वहां पे तुम्हारा पोटेशियम ज्यादा होगा. ये तो कंसेप्ट है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोडियम ज्यादा है किसमें? तुम्हारे ब्लड में. तो ब्लड से सोडियम आएगा. दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज. ये क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज है. मतलब ये वो एंजाइम है जो कि तुम्हारा सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज कराएगा, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे वो एटीपी बना लेगा. सिंपल, ये दो कंसेप्ट है. अब क्या होगा? ये कराता है नॉर्मली, ये सोडियम का कराता है ई फ्लक्स. 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है. 2 पोटेशियम अंदर आते हैं और 3 सोडियम बाहर जाते हैं. सही है? कोई गलत तो नहीं है? नहीं है. मतलब सेल के अंदर सोडियम बहुत सारा है इस हिसाब से. तो इस हिसाब से सेल के अंदर सोडियम बहुत सारा है. ये पहली बात हो गई. दूसरी बात, ये क्या चीज है? दिस इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. मतलब एक कैल्शियम देके 2 सोडियम बाहर करता है. 2 प्लस 2, और जब भी 2 प्लस, ठीक है, दो सोडियम देके एक कैल्शियम बाहर जाएगा. तो ये क्या है? दिस इज NCX, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, एंड दिस इज व्हाट? सोडियम पोटेशियम एटीपेज. अब क्या है जो डायजॉक्सिन है? डायजॉक्सिन का काम क्या होता है? डायजॉक्सिन का काम होता है टू ब्लॉक द पोटेशियम साइड. ये क्या करता है? पोटेशियम साइड को ब्लॉक कर देगा. अब पोटेशियम साइड तो ब्लॉक हो गई यहाँ से. अब यहाँ से कोई काम नहीं होगा, डायजॉक्सिन ये करेगा. तो इससे क्या होगा? ना सोडियम बाहर जा पाएगा. तो सोडियम हो गया सेल के अंदर बहुत सारा. सोडियम हो गया बहुत सारा. अब क्या होगा? जब सोडियम बहुत सारा होगा तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से तो सारा बाहर चले जाएगा. फॉर सपोज एक नदी है. ठीक है, नदी जब होती है तो उसका जब एक रास्ता ब्लॉक करा जाता है, एक रास्ता जब ब्लॉक करते हैं नदी का, और अगर छोटा सा पार्ट, और मैंने बहुत छोटा सा पार्ट अगर खोल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा पानी उस छोटे से पार्ट की तरफ फ्लो हो जाएगा और सारा पानी बाहर निकल जाएगा. पहले क्या था? पहले इसी नदी के 2 पार्ट होते थे. 2 पार्ट होते थे. ठीक है, अब मैंने क्या करा? मैंने ये एक पार्ट जो है इसका बंद कर दिया और दूसरा पार्ट जो है वो खोल दिया. मैंने इसका एक पार्ट हाँ मैंने इसका एक पार्ट बंद कर दिया नदी का, दूसरा पार्ट खोल दिया है. तो जो सारा फ्लो है वो सब इधर चले जाएगा. इधर चले जाएगा. कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं. और इम्पोर्टेंट था इसमें क्या है कि जब एक फ्लो से एक ही बचेगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो उसमें स्पीड से जाएगा प्लस सारा सोडियम चले जाएगा. सारा सोडियम चले जाएगा. तो जब सारा सोडियम जाएगा तो एक्सचेंज का आएगा? कैल्शियम आएगा. तो भैया कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सेल के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर. और सेल का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? कैल्शियम विल प्रोड्यूस हाई और हैवी कॉन्ट्रैक्शन. और हैवी कॉन्ट्रैक्शन, इससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? आइनोट्रोपिक इफेक्ट. ओके, समझ में आ गया क्यों? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वही एक्शन. मैंने इसको फ्लो चार्ट में लिखा हुआ अच्छे से, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम में ऐसे बना कर जाए. बहुत सही मैकेनिज्म एक्शन है ये. लिया हुआ डायजॉक्सिन आया. डायजॉक्सिन ने क्या करा? डायजॉक्सिन आया, डायजॉक्सिन पोटेशियम साइड को उसने ब्लॉक कर दिया. इट ब्लॉक्स पोटेशियम साइड. it blocks potassium site of the sodium potassium ATPase. Then sodium बढ़ जाएगा सेल के अंदर inside the myocardium. Then it will, due to sodium channel exchanger, sodium calcium exchanger, it will increases the calcium ion, and thereby force of contraction will increase and it will increase the inotropic effect. Next talk about why digoxin जो होता है वो हाइपोकैलिया में भी कॉज कराता है और हाइपरकैलिया में कॉज कराता है. अब एक बात बताओ, हाइपो और हाइपोर दोनों कैसे कॉज करा सकता है? हाइपो कॉज कराता है कहाँ पे? मायोकार्डियम में या मायोकार्डियम सेल्स में, मायोकार्डियम में. और हाइपर कॉज कराता है ब्लड में. ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ाता है और तुम्हारा जो मायोकार्डियम में जो हार्ट है वहां पोटेशियम लेवल कम करता है. ठीक है, अगर हार्ट में पोटेशियम लेवल कम करेगा, इट लीड्स टू एरिथमिया. ठीक है, तो डायजॉक्सिन एक तरीके से एरिथमिया कॉज करेगा. पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट आर द यूजेस. यूज क्या होता है? पहली बात अपन करें, इट इज आइनोट्रोपिक एजेंट. आइनोट्रोपिक एजेंट होता है तो मतलब इसमें काम आएगा क्रॉनिक हार्ट फेलियर में. इंपॉर्टेंट क्या है? ये अकेली ओनली ओरल ड्रग होती है. जब अपन ने पिछले लेक्चर देखा था तो उसमें अपन ने देखी थी 4 ड्रग. बीटा एगोनिस्ट देखी थी. ठीक है, उसके साथ साथ बीटा एगोनिस्ट के साथ साथ अपन ने दूसरी जो ड्रग्स देखी थी वो सारी की सारी क्या थी?
क्या थी, वो सारी की सारी आईवी ड्रग्स थी। कौन सी थी, आईवी ड्रग्स थी। और सिर्फ ये अकेली सी ड्रग थी जो कि कौन थी, ओरल थी। तो जो ये आईवी ड्रग्स हैं, आईवी ड्रग का इस्तेमाल क्या कहाँ पे करेंगे अपन, उसमें एक्यूट हाइपरटेंशन मतलब इमरजेंसी वाले केसेस में। और जो डायजॉक्सिन है इसका इस्तेमाल अपन करेंगे क्रॉनिक में। देन वी टॉक अबाउट द इनिबिशन ऑफ एस नोड और एवी नोड भी कराता है ये, ठीक है, एवी नोड और एस नोड का इनिबिशन कराता है। विच इज द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फटर, एट्रियल फ्लटर, flutter, atrial flutter and fibrillation. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि भैया ये क्या करता है, याद रखना ये कन्वर्ट करता है एट्रियल फ्लटर को फिब्रिलेशन में। अब फ्लटर और फिब्रिलेशन का एक कंसेप्ट बताओ मेरे को दिमाग में जो मिल जाए। सुनो, फ्लटर और फिब्रिलेशन में क्या फर्क होता है। तो कभी तुमने मछली देखी, मरती हुई मछली, मरी नहीं, मरती हुई मछली। जब भी मछली को पानी से बाहर निकालोगे वो कैसे तड़पती है, उसको बोलते हैं फ्लटर, उसको बोलते हैं फ्लटर। और जब वो तड़पना धीरे धीरे खत्म कर देती है, तक इसको बोलते हैं फिब्रिलेशन। क्या बोलते हैं, फिब्रिलेशन। मतलब बहुत फास्ट कॉन्ट्रेक्शन है, एकदम स्लो कॉन्ट्रेक्शन करता है, कॉन्ट्रेक्शन बंद नहीं करा सकता, कॉन्ट्रेक्शन धीरे धीरे कम कराएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट में ये तेज कॉन्ट्रेक्शन से कम कॉन्ट्रेक्शन करा देता है। इट इज बैड फॉर द हार्ट, क्योंकि एट्रियल फटर विल मोर स्टिमुलेट द एवी नोड, वो एवी नोड को ज्यादा स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होगा, उससे वेंट्रियल फ्लटर या वेंट्रल फिब्रिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपन जो एट्रियल फिब्रिलेशन है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, टू प्रिवेंट द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ताकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ना हो, क्योंकि एट्रियल फ्लटर इज नॉट अ बिग 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 थिंग फॉर अस। एट्रिया भले कितना ही फ्लटर कर ले, जो ब्लड है वो तो ग्रेविटी से नीचे आएगा, लेकिन वेंट्रिकल फ्लटर करेगा तो वो इट लीड्स टू द इनसफिशियंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो फिब्रिलेशन इट इज गुड फॉर, गुड मतलब ये कम, ऑब्वियस बात है, सही है, कम कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है। देन वी टॉक अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ डाइजॉक्सिन। तो भैया इसका आता है ओरल और आईवी, दो फॉर्म होते हैं। ओरल में सीएचएफ का ट्रीटमेंट में काम आता है, और आईवी में ये एक्यूट हार्ट फेलियर में। देन वी टॉक अबाउट द टी हाफ। इसका जो टी हाफ होता है बहुत लो होता है, 40 आवर्स का इसका टी हाफ होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका वीडी बहुत हाई होता है। इसका वीडी होता है 450 लीटर्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वेट ऑफ 60 केजी ऑफ मेन। 450 लीटर्स, अब तो ऐसे भी 90 हो गया, 450 लीटर्स, ठीक है। तो भैया ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत हाई होता है। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इससे फर्क ये पड़ रहा है कि जब भी तुम्हारी डाइऑक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, तो तुम अगर वहाँ पे हीमोडायलिसिस कराते हो, क्या कराते हो, हीमोडायलिसिस कराओगे, जो कि एक ऑब्वियस डॉक्टर हो जाएगा, अगर किसी की टॉक्सिसिटी तो हीमोडायलिसिस करा दो, प्योर फॉर्म हो जाएगा ब्लड का। नहीं, कोई रोल नहीं होता इसमें हीमोडायलिसिस का। यस, हाई वीडीएस देयर इज नो रोल ऑफ हीमोडायलिसिस। क्यों, क्योंकि सारा जो डाइजॉक्सिन है वो कहाँ चले गया है, ऑर्गन्स में, तभी तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इतना हाई हो गया। 99% डाइजॉक्सिन प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स में, सिर्फ 1% डाइजॉक्सिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। तो अगर तुम ब्लड प्यूरिफाई कराने जाओगे तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में सिर्फ 1% डाइजॉक्सिन बाहर निकलेगा, 99% डाइजॉक्सिन ऑर्गन से प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इट इज नॉट मेटाबोलाइज बाय लीवर, ये लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होता है। तो किससे मेटाबोलाइज होता है, इट इज मेटाबोलाइज बाय पीजीपी, पी ग्लाइकोप्रोटीन, पी ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखते हैं, इट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन। पीजीपी से ये मेटाबोलाइज होता है, उसी से खत्म होता है, खत्म नहीं होता है, याद रखना। डायजॉक्सिन कभी भी अपना स्ट्रक्चर या अपना केमिकल फॉर्म चेंज नहीं करता है। डायजॉक्सिन जैसा है वो ऐसा कैसा अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जैसे कि इसका अगला पॉइंट लिखा हुआ है, डायजॉक्सिन और एक्सक्रीटेड इन अनचेंज फॉर्म। डायजॉक्सिन पी ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो इससे बाइंड करता है, उसको सॉल्युबलाइज बनाता है वाटर में, वो वाटर में सॉल्युबल होकर अपने ब्लड में मिलेगा, किडनी पे जाएगा, प्यूरिफाई होगा। जैसे ही प्यूरिफाई होगा, जो किडनी है, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है, वो पी ग्लाइकोप्रोटीन को वापस अपने अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, एक्सेप्ट the digoxin. Digoxin को छोड़ देंगे, digoxin will be excreted. Next we talk about why digoxin need a TDM. What is TDM first? TDM is therapeutic drug monitoring. थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, अब ये क्या है, क्यों करते हैं, देखो। जैसे कि बताया कि डायजॉक्सिन का हीमोडायलिसिस का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायजॉक्सिन अनचेंज फॉर्म में रहता है, डायजॉक्सिन का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हाई है। तो डायजॉक्सिन जो है इसकी जो थेरेपेटिक रेंज है, थेराप्यूटिक रेंज, जिस रेंज में वो इफेक्ट दिखाएगा, अगर उसके ऊपर ले जाओगे तो टॉक्सिसिटी कॉज कराएगा, उसके नीचे रखोगे तो एक्शन ही नहीं देगा। तो थेराप्यूटिक रेंज है बहुत कम है, बहुत नैरो है, थेराप्यूटिक रेंज इज नैरो। अब कितनी है, तो याद रखना 0.5 टू 0.5 टू 2 नैनोग्राम्स, 0.5 टू 2 नैनोग्राम्स इसकी थेरेपेटिक रेंज होती है, 2 नैनोग्राम्स, समझो, नैनोग्राम नेट के पास 9 ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द डायजॉक्सिन, हो गया अपना थेरेपेटिक रेंज बहुत कम होती है, इसलिए अपने को जरूरत पड़ती है इसकी, बिकॉज वी हैव टू कीप द ड्रग
इन आर ब्लड इन दिस लेवल ओनली। अगर इसके ऊपर जाकर टॉक्सिसिटी कॉज होगी, इसके कम आएगा तो इफेक्ट नहीं देगा। डाइजॉक्सिन एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो इसके डिपेंड करते हैं दो पार्ट के। एक होते हैं नॉन कार्डियक, एक होता है कार्डियक। नॉन कार्डियक इफेक्ट में क्या आएगा? नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। गायनेकोमेस्टिया, येलो विजन, ये एक डिसीज होती है येलो विजन, जिसको अपन जेंथोप्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंथोप्सिया। और हाइपरकेलेमिया कॉज कराता है ब्लड के अंदर। नॉन कार्डियक है ये, याद रखना। क्या है ये? नॉन कार्डियक। कार्डियक की बात करेंगे तो एरिथमिया कॉज कराता है ना। कार्डियक की बात करेंगे तो क्या कॉज कराता है? एरिथमिया कॉज कराता है। और एरिथमिया में मोस्ट कॉमन एरिथमिया जो कॉज कराते हैं ये है प्री मिच्योर, प्री मिच्योर ventricular beat, ventricular beat, which is also known as ventricular bivalent tachycardia, tachyarrhythmia, bivalent tachyarrhythmia। बाइवेलेंट क्यों कराएंगे? क्योंकि इसमें कैल्शियम का रोल है, कैल्शियम से बाइवेलेंट आयन। ठीक है, कैल्शियम से बाइवेलेंट आयन, इसलिए अपन ये देते हैं। और उसका ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे फिर? सो ट्रीटमेंट इज एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग जब हम इसको पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में एरिथमिया में, तब बताऊंगा कि एंटी एरिथमिक ड्रग की अलग क्लासेज हैं। तो अभी देख लो, क्लास 1B और 3, ये दोनों ड्रग्स की ट्रीटमेंट होती है। सोटालोल आती है 3 में, 1B में डी डोपामिन भी आती है शायद ऐसे। ओके, लेट मी टॉक अबाउट डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसका हेमाटाइज में कोई रोल नहीं होता, मैंने बता दिया, क्योंकि पी ग्लाइकोप्रोटीन से मेटाबॉलाइज होती है, लीवर से मेटाबॉलाइज नहीं होती। तो और हाँ, ये पहली बात कि ब्लड में मिलती ही नहीं है, इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। एंटीडोट क्या होता है इसका? डिजीफैब। डिजीफैब एंड डिजीबाइंड इज द मेन एंटीडोट ऑफ द डाइजॉक्सिन टैक्स, क्योंकि डाइजॉक्सिन की एंटीबॉडी होती है डिजीबाइंड और डिजीफैब दोनों। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट होता है अपना पोटेशियम क्लोराइड। सो लेट्स स्टार्ट डाइजॉक्सिन इंड्यूस एरिथमिया। अब डाइजॉक्सिन इंड्यूस एरिथमिया क्या होता है? मतलब वो एरिथमिया जो कि डाइजॉक्सिन ने इंड्यूस करवाया है। अब देखो, ये होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का पता कैसे कराएंगे? याद रखना, जो पल्स होगी वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल मतलब जो वेव है वो नॉर्मल होगी, लेकिन जो रेट होगा वो हाई होगा। रेट इज हाई। इट इज सिंपल टैकीकार्डियल एरिथमिया। इसका ट्रीटमेंट देखोगे, ट्रीटमेंट इज पोटेशियम क्लोराइड, जो कि क्लासिक डायजॉक्सिन कॉज कराता है ये। ठीक है, देन ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगी? जो पल्स होगी फिबल पल्स उनको होती मिलती है, फिबल पल्स मिलेगी। इसके साथ साथ जो रेट होगा वो स्लो टू नॉर्मल होगा। रेट इज स्लो टू नॉर्मल। इसका ट्रीटमेंट देखेंगे अपन तो एट्रोपिन आता है। एट्रोपिन से ट्रीटमेंट। ठीक है, और अगर एट्रोपिन से रिकवर नहीं होता तो यही वो कंडीशन होती है जिसमें लोग बोलते हैं कि हमने पेस मेकर लगवाया है। क्या लगवाया है? पेस मेकर। इसमें भी पेसमेकर लगता है। देन व्हाट इज एसवीटी? एसवीटी इज सुप्रा वेंटिकुलर टेकिकार्डिया, मतलब सिंपल अपना जो आर्टरियल फटर होता है, फिब्रिलेशन होती है, उसकी ड्रग है। तो इसमें सिर्फ एट्रियल बीट कर रहा है, तो ओनली बीटिंग एट्रियल बीटिंग मिलती है। इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट है प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल। नेक्स्ट इज वीटी विच इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसमें वेंट्रिकल बीट करेगा। और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब ये अच्छा नहीं होता अपनी बॉडी के लिए। और इसका ट्रीटमेंट अगर बात करते हैं, इसमें सिर्फ ओनली वेंट्रिकुलर बीट। और इसका ट्रीटमेंट देखेंगे तो लिग्नोकेन होता है। लिग्नोकेन, सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट, लिग्नोकेन एंड फेनिटोन। लिग्नोकेन इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द ईसीजी चेंजेस, कि भाई ईसीजी में क्या चेंज आ रहा है डाइजॉक्सिन से। आप चेंज देख सकते हैं, मैंने ईसीजी बनाया पूरा। ये क्या है? पी क्यू आर एस टी। ठीक है, इतना तो याद है ना, पी क्यू आर एस टी। पी इज फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRST complex is for ventricular depolarization and T wave is for ventricular repolarization। अब क्या होगा? देखो तुम ईसीजी देख के बताओ कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले ये है बिफोर डाइजॉक्सिन एंड ये है आफ्टर डाइजॉक्सिन। सबसे पहले क्या चीज दिख रही है तुमको? यहाँ पे देखो, अगर मैं तुमको स्केल से, स्केल तो अजीब है, कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हें स्केल से, एक सेकंड, डॉटेड का ऑप्शन है ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्केल से ये लाइन दिखाऊं, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें
ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये है तुम्हारा एस टी सेगमेंट, ये है एस टी सेगमेंट, ये है पी आर इंटरवल, ये क्या है पी आर इंटरवल। अब क्या हुआ इसमें, सबसे पहले तो पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है, पी आर इंटरवल इज इंक्रीज, ठीक है, फर्स्टली पी आर इंटरवल इज इंक्रीज। सेकंड में अपन ने क्या देखा है, जो क्यू आर एस है, इसकी इसकी जो विथ है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। देखो यहाँ पे ध्यान से, सो नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड इज इंक्रीज एस टी सेगमेंट, इंक्रीज एस टी सेगमेंट। और इसमें ना एक और चेंज मिलता है, अगर तुम्हारा कंडीशन ज्यादा एक्टिव होती है, फॉर सपोज डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज अगर हो जाती है, तो इसमें एक और चेंज होता है, वो मैंने यहाँ बनाया नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ये जो मतलब जो टी होता है, टी वेव जो होती है वो इनवर्स हो जाती है, और इसमें अपने को क्या दिखता है, रिवर्स टिक साइन, रिवर्स टिक साइन मिलता है, जिसमें एस टी सेगमेंट के इंक्रीज एस टी सेगमेंट के साथ साथ इनवर्स टी वेव दिखती है, इनवर्स टी वेव दिखती है। ये क्यों होता है, क्या होता है, तो इसका बेस अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, विच इज एरिथमिया। अभी के लिए इतना बता रहा हूँ कि जो कैल्शियम होता है वो मैंने क्या करा है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है। कैल्शियम का हाइपर इंक्रीज होना मतलब बहुत तेज कॉन्ट्रेक्शन कराना, तो इसलिए नैरो तुम्हारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नैरो हो गया, फर्स्ट। सेकेंड, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इसके अंदर मायोकार्डियम के अंदर सोडियम कम है, सोडियम के कमी होने से क्या हुआ, एट्रियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में चेंज हो गया। इसका एक और रीजन है कि यहाँ पे इंक्रीज पीआर इंटरवल का एवी नोड ब्लॉक करता है डाइजोक्सिन, डाइजोक्सिन विल ब्लॉक एवी नोड, ठीक है। तो भैया ये एक रीजन और है। देन क्यू आर एस का हो गया कि हाई कैल्शियम। अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है लो पोटेशियम, हाइपोकेलीमिया, लो पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो रिपोलराइजेशन में हेल्प करता है। ये सारे अपन ग्राफ के साथ अगले लेक्चर में देखेंगे एरिथमिया में, ठीक है। अभी अभी के लिए तुम समझ लो, फर्स्ट इज फॉर एवी नॉट ब्लॉक, सेकंड इज फॉर हाइपोकैल्शियम एंड थर्ड इज फॉर हाइपोकेलीमिया। नेक्स्ट, ड्रग इंटरेक्शन। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग इंटरेक्ट करती है और क्या इफेक्ट डालती है। बात करें अपन किसके, डाइजोक्सिन की, तो डाइजोक्सिन लूप और थायराइड डायबिटिक्स के साथ मिलकर क्या कराएगा, हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया कॉज कराएगा। ये एक तरीके से अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा क्यों है, क्योंकि जो ब्लड के अंदर हाइपरकैलीमिया हो रहा है ये उसको कम करा देगा, ठीक है, लेकिन बॉडी में तुम्हारा पोटेशियम बचेगा ही नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट कहाँ खत्म हो गया, हार्ट में किसने खत्म कर दिया, डाइजोक्सिन ने, और जो ब्लड में था वो तुम्हारे डायबिटिक्स ने बाहर कर दिया, तो ये खराब भी है अपने लिए, ठीक है। देन इट विल इंक्रीज डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज कराएगा अगर अपन ने उसको सही लेवल में नहीं दिया है तो। सेकंड, पीजीपी इनहिबिटर। पीजीपी इनहिबिटर्स क्यों, पीजीपी इनहिबिटर्स में जो डाइजोक्सिन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पीजीपी एक अकेला ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि डाइजोक्सिन का बाइंड करके उसको वाटर सोल्यूबल बनाता है और उसको ब्लड में लेके आता है। अगर पीजीपी इनहिबिट हो जाएगा तो वो ब्लड में आएगा नहीं, ब्लड में आएगा नहीं तो एक्सक्रीट नहीं होगा, देन इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी। अब पीजीपी इनहिबिटर की अगर बात कर ले तो 3-4 ड्रग होती है, उसका नाम देख लेते हैं फटाफट, वरना रह जाएंगे तो रह जाएंगे। पीजीपी इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, सो इट इज क्वैक, क्यू यू ए सी के, क्वैक। क्वैक स्टैंड्स फॉर, Q is for quinidine, quinidine. U is for U is for verapamil, verapamil. V है वो U नहीं actually. Verapamil. A is for amyloidoderine, amyloidoderine, amyloidoderine. And C is for clethromycin, clethromycin. And K is for ketoconazole, ketoconazole. ठीक है। तो भैया ये होते हैं पीजीपी इनहिबिटर। अगर ये ड्रग्स दे रहे हैं और साथ में डाइजोक्सिन दे दी तो डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज होना कंफर्म है। देन वी टॉक अबाउट पीजीपी इंड्यूसर्स। ये प्लाज्मा लेवल कम करती है डाइजोक्सिन की, और ये ड्रग होती है रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन विच इज एंटी टीबी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है रिफेम्पिसिन, याद रखना, ठीक है। देन लास्ट वी टॉक अबाउट दी एंटासिड्स, और ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टामाइन होती है और एंटासिड्स होते हैं। कोलेस्टामाइन और एंटासिड ये दोनों मिलकर क्या कराएंगे, डाइजोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को कम कराते हैं जीआईटी में, डिक्रीज डाइजोक्सिन एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, जीआईटी। नेक्स्ट इज इतना इतना भी नीचे, नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। यस, कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है कि जो तुम्हारा डाइजोक्सिन है वो किस किस केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। अब ये हाई आउटपुट हार्ट फेलियर क्या होता है, जब अपन इसके पहले लेक्चर पढ़ रहे थे विच इज हार्ट फेलियर, उसमें अपने देखा था एक केस था कंपनसेटेड हार्ट फेलियर का, कंपनसेटेड
हार्ट फेलियर यही होता है, इसी का दूसरा नाम है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको? हार्ट तुम्हारा काम नहीं कर पा रहा है, हार्ट तुम्हारा एकदम खत्म होने वाला है, मर रहा है, लेकिन उसको जो ब्रेन है तुम्हारा, तुम्हारा ब्रेन नहीं बोल रहा, तुम्हारा ब्रेन बोल रहा भैया और काम कर, ड्यू टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। समझ में आया कुछ? ब्रेन की डिमांड ऑक्सीजन की ज्यादा है, हार्ट के ऊपर पहले से लोन है, हार्ट पहले ही मरने वाला, भैया मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, मैं तो मर रहा हूँ, और उसको ब्रेन और बोल रहा है कि अब तो मेरा लोन भी चुका तू, मेरे को भी और पैसा दे, मेरे को भी और ब्लड दे, तो वो तो और बेचारा कहाँ से ला के देगा? तो अगर उसमें वो डायरेक्शन अपन दे दे तो पोटेशियम और नहीं जा पाएगा उसमें, एंड इट लीड्स टू फाइनल डेथ। तो याद रखना कभी भी, अगर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर हो या फिर तुम्हारा ये है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो, तो इस केसेस में कभी भी अपन हार्ट के ऊपर कोई ड्रग नहीं देते। हमेशा ड्रग कहाँ पे दी जाती है? ट्रीटमेंट इज पेरिफेरल, पेरिफेरल ट्रीटमेंट या पेरिफेरल ड्रग्स। मतलब फॉर सपोज दूसरे कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं, जैसे कि अगर एनीमिया किसी पेशेंट में तुमको दिख रहा है, हाई बीपी में ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराए, ऐसी नहीं कि जो हार्ट पर अटैक करे। ठीक है, और ये सब ठीक है, ये हो गया अपना। देन वी टॉक अबाउट एचओसीएम। व्हाट इज एचओसीएम? इट इज हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, अपन देखेंगे आगे। देन ई इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है? जब भी तुम्हारे किस किस में पोटेशियम, कैल्शियम और क्या, सोडियम, इन तीनों में जब दिक्कत आएगी तो नहीं देते हैं। और क्या दिक्कत है? अगर पोटेशियम कम हो गया, कैल्शियम अगर बढ़ जाए, सोडियम अगर बढ़ जाए तो नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। एवी नोड ब्लॉक, ये भी दिक्कत है क्योंकि डायरेक्शन खुद भी एवी नोड ब्लॉक करता है, तो ज्यादा एवी नोड ब्लॉक हो जाएगा। देन रीनल फेलियर और तुम्हारा थायराइड। सो नाउ डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम इज आल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशंस। बात करते हैं इसकी, तो इट इज फुल फॉर्म इज वुल्फ पार्किंसन, पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम इसका नाम है। इसका नाम है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है कि एक एबनॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे अपने हार्ट के अंदर आ जाता है, अदर देन एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड, एवी नोड और कंडक्शन मतलब प्रेग्नेंसी फाइबर्स, ठीक है, एवी एवी बंडल्स, बंडल ऑफ एस, इन सब के अलावा एक और कंडक्टिंग पाथवे अपने अपने हार्ट के अंदर आता है, विच इज एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें तुमको हमेशा हार्ट मिलेगा प्री एक्साइटेड, हार्ट इज प्री एक्साइटेड, प्री एक्साइटेड। अगर मैं उसकी ईसीजी की बात करूं, जो कि इसमें मेन चेंज दिखता है, हार्ट इज प्री एक्साइटेड प्लस की ईसीजी की बात करेंगे तो नॉर्मल में पी वेव, और यहाँ पे अपने को डाउन दिखता है, लेकिन इसमें जहीं से अब दिखेगा देन इट विल गोज मोर अप एंड देन दिस। तो ये जो है ना, ये वाला स्पेस, अगर मैं इसको ब्लैक से दिखाऊं, ये वाला फेस इट इज कॉल्ड इज डेल्टा, डेल्टा वेव अपीयरेंस होती है तुम्हारे ईसीजी में इन डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम। अच्छा, तो भैया ये हो तो गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? ट्रीटमेंट विल बी एबुलेशन, मतलब इसको जलाना पड़ेगा, हार्ट को नहीं। हार्ट का सर्जरी होगी, उसमें उसके जो कंडक्टिंग से जो फाइबर्स होंगे उस फाइबर को निकालना पड़ेगा और निकाल के जलाना पड़ता है। ठीक है, दिस इज एबुलेशन। और या तो फिर वहीं का वहीं कट करा जाता है इसको, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल पाथवे होता है, एबनॉर्मल पाथवे कभी भी रीजनरेट नहीं कर पाता हार्ट के अंदर। तो नॉर्मल सर्जरीज में इसको जब बाईपास होती है तो बाईपास ले निकालते हैं हार्ट को बाहर, हार्ट को अंदर बीच में से काटते हैं, हार्ट का डायसेक्शन होता है, और फिर जब ये एबनॉर्मल पाथवे को एक कर्व मिल जाती है तो उसको काट देते हैं। काटने से क्या होगी? लिवर वापस रीजनरेट नहीं कर पाती। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज ड्रग्स। ड्रग्स क्या होगी इसमें, याद रखना, ड्रग्स होती है इसमें फ्लेकानाइट। फ्लेकानाइट कब? जब कोई दूसरा कार्डियक मायोपैथी नहीं हो, नो अदर कार्डियोमायोपैथी। कोई भी कार्डियोमायोपैथी हो या कोई भी डिसीज अगर हार्ट की तुमको हो रही हो तो तुम नहीं दोगे। फिर क्या देंगे? सोटालोल, सोटालोल बीटा ब्लॉकर, सोटालोल देंगे। देन वी टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विच इज एचओसीएम। एचओसीएम स्टैंड्स फॉर हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या कहती है? इसमें क्या होता है? इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, मतलब ये तुम्हारा अगर हार्ट है, कार्डिया डायग्राम, अगर तुम्हारा हार्ट है और ये तुम्हारा सेप्टम है, तो ये सेप्टम के बीच की जो स्पेस, जो थिकनेस है, वो चौड़ा हो जाता है, एकदम फूल जाता है थिकनेस। तो उससे क्या होगा? वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तुम्हारा, तो हार्ट पूरा पिचकता है, तो उसमें तुम्हारा एओर्टा ही ब्लॉक हो जाएगा। तो जो ब्लड है वो जाएगा कहाँ? एओर्टा ही ब्लॉक हो गया, ब्लड जाएगा नहीं। तो ब्लड नहीं जाता तो उस चक्कर में हार्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि हार्ट पंप तो कर रहा है, बराबर पंप कर रहा है, लेकिन वो एओर्टा ब्लॉक हो रहा है ड्यू टू फिजिकल रीजन, ब्लड नहीं पहुंच पाता। और ये रीजन होता है। तो इसमें कभी भी डायजॉक्सिन नहीं देते। क्यों नहीं देते डायजॉक्सिन? क्योंकि डायजॉक्सिन इसमें कैल्शियम को बढ़ा देगा मायोकार्डियम में, और जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? तुम्हारा एओर्टा और ब्लॉक होगा, तो जितना ब्लड जा रहा होगा, और सपोज अगर
कोई बड़ा सा गोला है और फिर इतना ब्लॉक हो रहा है अभी, और अगर डायजॉक्सिन ये अपना एओर्टा की ओपनिंग अभी इतनी ब्लॉक हो रही है कॉन्ट्रेक्शन से, तो इतनी तो ओपन है ना, अगर इतनी ब्लॉक है तो इतनी तो ओपन है। लेकिन अगर तुमने डायजॉक्सिन दिया, कैल्शियम और ज्यादा जोर से कॉन्ट्रेक्शन अगर हार्ट ने करा तो हार्ट इतनी ब्लॉक कर देगा, जो एओर्टा इतनी भी खुली थी वो भी नहीं खुली रहेगी। ठीक है, तो उसमें भी ब्लड नहीं जा पाएगा, तो भैया तुम्हारे आर्टरियल सप्लाई रुक जाएगी, तुम्हारा ब्लड रुक जाएगा। तो भैया इसलिए तुम इसको डायजॉक्सिन नहीं देते एचओसीएम में। तो क्या ट्रीटमेंट देंगे इसमें? बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अगर किसी पेशेंट में बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते तो उसमें अपन क्या देंगे, जैसे कि किसी पेशेंट में पेरिफेरल वेसल सिंड्रोम्स है, जैसे कि रेनो डिसीज है, किसी में किसी में वेसल सिंड्रोम हो जाते हैं अलग अलग, रेनो डिसीज होगी, पेरिफेरल वेसल सिंड्रोम हो गया, ये सारी, तो उसमें नहीं देते बीटा ब्लॉकर। तो क्या देंगे उसमें? उसमें अपन देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसकी नई ड्रग आई है विच इज मीवा केमटेन, विच इज मीवा केमटेन, मीवा केमटेन, जो कि अपन देंगे। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ तक अपने पूरा डायलॉक्सिन पढ़ा। धन्यवाद।